क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? नमस्ते। सभी बड़ों को मेरा प्रणाम और सभी छोटों को मेरा प्यार भरा स्नेह। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? नमस्ते। सभी बड़ों को मेरा प्रणाम और सभी छोटों को मेरा प्यार भरा स्नेह। मैं रितिका वेदुला कक्षा चौथी डीएवी पब्लिक स्कूल झारसुगुड़ा ओडिशा में पढ़ती हूँ। पिछली बार हिंदी हिंदगी है जिंदगी के बाल चौपाल कार्यक्रम में मुझे हिस्सा देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज फिर से मुझे हिस्सा देने के लिए मैं डॉक्टर ऋषि अंकल का तहे दिल से धन्यवाद कहती हूँ। मुझे हिंदी पढ़ना व लिखना बहुत पसंद है और मैं नृत्य और संगीत भी सीखती हूँ। और नृत्य में भरतनाट्यम और संगीत में क्लासिकल। मुझे भाषाएं सीखना भी बहुत पसंद है। मुझे 4 भाषाएं आती है। एक इंग्लिश, हिंदी, उड़िया और तेलुगु मुझे बोलना अच्छे से आता है। और मुझे और भी भाषाएं सीखने में बहुत अच्छा आनंद आता है। मेरे माता पिता मुझे कहानी कहने में प्रेरित करते रहते हैं। मुझे कहानी कहना, कविताएं कहना बहुत पसंद है। मेरा एक YouTube चैनल भी है। आज मैं यहाँ पे कुछ कविता और आपको कहानियाँ सुनाऊंगी जिसमें आपको बड़ा मज़ा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उस कहानी का नाम है बंदरों की सभा। इस कहानी की लेखिका है डॉक्टर आरती स्मिथ जी। आपको पता है ये बंदर यहाँ क्यों बैठे हैं? इनका नाम शानू दादा है। यही तो मेरी कहानी में मुख्य है। चलिए कहानी शुरू करें। कपी वन में शोर मच रहा था। दांत किटकिटाते हुए बंदरों का शोर। सारे बंदर इधर से इधर दौड़ रहे, उछल कूद कर रहे थे। और जो युवा बंदर थे वो इस पेड़ से उस पेड़, उस पेड़ से इस पेड़ सूचना पहुंचाने का काम कर रहे थे। हुआ यूं कि जो चीनू बंदर था उसने देखा था कि कुछ लोग वन के अंदर आ गए हैं। तो वो घने झाड़ियों से छिपकर उनको देखने लगा और उनकी बातें सुनने की कोशिश करने लगा। जब उसने सुना तो उसके कान ही खड़े हो गए। वो जो आदमी लोग थे, वो जो मजदूर थे, वो उस गांव एक पास ही के गांव के ठेकेदार के मजदूर थे जो कि वृक्षों को काटने आए थे। वो 5 मजदूर थे। पहले मजदूर ने कहा, यह वन तो बहुत बड़ा है। तो दूसरे ने उसकी बात सुन के कहा, हाँ, बहुत बड़ा वन है। शायद हमें इसे काटने में 7 दिन लग जाएंगे, कम से कम 7 दिन। तो उन दोनों की बातें सुन के तीसरे मजदूर ने कहा, इतने बड़े काम को बस हम 5 लोग कैसे कर पाएंगे? ठेकेदार ने हमें इतना बड़ा काम दे दिया है, हम कैसे काट पाएंगे इतना? तो उसकी बातें सुन के चौथे मजदूर ने कहा, तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन वो हमें दुगनी मजदूरी भी तो दे रहा है ना, अब हमें काम करना ही पड़ेगा। 5वें मजदूर ने कहा, अब सोचना कम करो और जल्दी से काम पे लग जाओ। अपने अपने पेड़ को निशाना कर लो जिसको तुम पहले काटने वाले हो। सबने हाँ हाँ की और सब लोग वन के अंदर चले गए।
शानू ने आओ देखा न ताओ, वह सरपट भाग गया पूरब की तरफ। वहां पे एक मोटे और बड़े से पेड़ पे शानू दादा रहते थे। वह बंदरों के सरदार थे। वह सबसे बहुत प्यार करते थे। जिसको भी कुछ भी परेशानी होती वह शानू दादा के पास आ जाते और उनको अपनी परेशानी बताते, तो शानू दादा उनको उपाय देते या फिर उनकी मदद कर देते। चिंकू को तो लग रहा था कि अब हमारी बंदर जाति खतरे में है। तभी नीम और पीपल के बड़े बड़े डालियों पर बहुत सारे बंदर आकर बैठने लगे। कुछ बच्चे बंदर, कुछ युवा, कुछ बड़े और कुछ बूढ़े बंदर भी थे। सभा शुरू हुई। चिंकू ने अपना आंखें देखा हाल सबको कह सुनाया। शानू दादा ने कहा। शानू दादा के चेहरे पर तो चिंता की रेखाएं उभर आई। सारे लोग उनके चेहरे की तरफ ही देख रहे थे। सब लोग बहुत घबरा गए, बड़े परेशान हो गए। बच्चे तो कुछ कहने और कुछ करने के लिए उतावले हो रहे थे। बच्चे जब खेलने कूदने के लिए चिल्ला रहे थे तो माँ उन्हें शांत करने के लिए बड़ी कोशिश कर रही थी। पूरा सन्नाटा छा गया। तभी शानू दादा ने कहा, आज का विषय बहुत गंभीर है। तभी सारे लोग सावधान हो गए। चिंकू था तो किशोर, लेकिन था बहुत समझदार। वो उन मजदूरों की बातें सोच रहा था। तभी अचानक दादू की आवाज सुनाई पड़ी, तो वो दादू के तरफ देखने लगा। उन्होंने कहा, साथियों, अब ये समय बैठने का नहीं है, क्योंकि कितने सारे डाल कट जाएंगे, पत्ते उखड़ जाएंगे, कितने ही कभी अब शायद पूरे के पूरे पेड़ ही कट जाएंगे। तो अब सवाल यह उठता है कि अब हम रहेंगे कहाँ? धूप और बरसात से बचेंगे कैसे? और अब जो छोटे छोटे बंदर हैं, वो तो अभी तक डाल पर कूदना उछलना भी नहीं सीखे हैं। वो क्या करेंगे? हमें तो खाने के लिए फल फूल भी नहीं मिलेगा। सब भाइयों, अब ये चुपचाप बैठने का समय नहीं है। हमें अब सावधान और सतर्क होना पड़ेगा। तुम चुप मत बैठो, अपनी अपनी राय दो। सभी लोग उपाय सोचने में लग गए। कोई बंदर सिर खुजाते हुए सोचने लगे, कोई बंदर डाल पर लटकते हुए सोचने लगे, तो कोई बंदर उछल कूद करते हुए सोचने लगे। एक अगर कोई उपाय बताता, किसी को पसंद नहीं आता, तो फिर नया उपाय सोचने में लग जाते। ऐसे ही घंटों बीत गए, पर ना ही कोई फैसला हुआ और ना ही कोई उपाय मिला। ऐसे ही कई दिन और कई रात भी बीत गए। एक दिन शानू दादा ने फिर वही प्रश्न दोहराया। वृक्षों को बचाए कैसे, मानव को समझाए कैसे? वृक्षों को बचाए कैसे, मानव को समझाए कैसे? तभी एक ने कहा, हम उनके घर तोड़ देते हैं। एक बंदर झल्ला कर बोला। तभी एक ने कहा, हम उनका पूरा शहर उजाड़ देते हैं। तो शानू दादा ने कहा, नहीं, ये हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति नहीं है। पहले मनुष्य और हम मिलजुल कर रहते थे। वो अपना पुराना रूप भूल चुके हैं। वह पहले गुफा से बस्ती बनाया, फिर बस्ती से गांव का विकास हुआ, फिर शहर। वो जितने जितने सभ्य होते गए, उतने ही
वन और हम जैसे उनसे दूर होते गए। वन और हम जैसे दूर होते गए। हम ऐसा करेंगे तो हमारी ये सभ्यता और संस्कृति नहीं है। वो अब लालच में आ चुके हैं। कुछ रुपयों के लिए वो हमारा ही नहीं, अपना भी जीवन बर्बाद कर रहे हैं। तो एक बूढ़े बंदर ने कहा, हाँ दादू, आपकी बात एकदम सही है। हम ये सब नहीं करेंगे, बल्कि अब हम कसम खाएंगे कि हम एक भी पेड़ को कटने नहीं देंगे। और अगर वो हमें घायल करे या फिर डराए धमकाए, हम वहां से नहीं हटेंगे। अगर जरूरत पड़े तो उन पे हमला भी करेंगे, पर सिर्फ उनको डरा के भगाने के लिए, ना ही उन्हें क्षति पहुंचाने के लिए। तो मेरी बात सही है ना? सब लोग इसका पालन करोगे? तो सब लोग खुशी से झूमने लगे। तो सारे बच्चे उस पे लटक पेड़ से एकदम से लिपट गए। सब वो पूरा दृश्य इतना प्यारा लग रहा था, क्योंकि उनको अपना घर, अपना वन बचाने का जो उपाय मिल गया था। तो आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी ना? यह कहानी सुनकर तो मेरे मन में एक ही पंक्तियां याद आती है, पेड़ है सांसें, पेड़ है जीवन, पेड़ों की रखवाली हो, जंगल जंगल नाच उठे और सभी जगह हरियाली हो। मुझे पता है आपको यह कहानी बहुत पसंद आई होगी। तो क्या आप मेरी कविता सुनना चाहते हैं? मुझे कहानी सुनना भी कहानी कहना और सुनना बहुत पसंद है, और मैं कविता भी बोलती हूँ। तो मैंने एक कविता पढ़ी थी, वो मुझे बहुत अच्छी लगी और तब मैंने उसको याद भी की। और जब मुझे यह मंच मिला तो मैंने सोचा आपको भी सुना दिया जाए। उस कविता का नाम है कर्मवीर। सच है, विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुंह से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न गहते हैं। जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं। शूलों का मूल नसाते हैं, बड़ खुद विपत्ति पर छाते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पाँव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर, है छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसी लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं बह पाता है। इस कविता के कवि है राष्ट्र कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी। आपको मेरी कविता पसंद आई? मुझे पता है आप में से कई लोगों ने यह कविता को बहुत बार पढ़ा होगा। मुझे यह कविता तो बहुत प्रेरणादायक लगी, इसलिए मैंने सोचा आपको भी सुना देती हूँ। क्या आप मेरी कहानी सुनना चाहते हो? बोर नहीं करूँगी, आपको बहुत मज़ा आएगा। यह कहानी है ना समझ राजा। यह कहानी मैंने पंचतंत्र में से ली है। किसी राज्य में पुष्पपाद नाम का राजा राज्य करता था। उसके महल के समीप एक बहुत सुंदर सरोवर था।
उस सरोवर में कई सारे कमल के पुष्प खिला करते थे। उसमें कई सारे हंस भी रहने के लिए आते थे। उनमें से 2 हंस सुनहरे रंग के थे। वह हर पूर्णिमा को आते और अपना एक एक पंख छोड़ के चले जाते। और पता है, जब वो पंख जैसे ही धरती पर गिरता वो सोने का बन जाता। तभी राजा के सैनिक जोर से दौड़ के आते और उसको उठा के राजकोष में डाल देते। उस सरोवर पर सैनिकों का कड़ा पहरा रहता था। हर महीने 2 स्वर्ण पंखों को जमा करने से राजा का स्वर्ण भंडार अत्यधिक बढ़ गया था। एक दिन वहां एक अन्य स्वर्ण पक्षी आया जो कि सरोवर के दूसरे तरफ तैरने लगा। सारे हंस गुस्सा हो गए, सब उस पर झपटने लगे। हंसों के सरदार ने कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? यह सरोवर में रहने की हम राजा को कीमत देते हैं, तुम यहाँ नहीं रह सकते। तभी पक्षी ने कहा, यह सरोवर तो राजा का है ना, तो यहाँ रहने का अधिकार सबका है, तुम मुझे यहाँ से नहीं भगा सकते। यह बातें सुनकर हंस तो और क्रोधित हो गए। सबने उस पर चोट से हमला कर दिया। वो बेचारा घायल किसी न किसी तरह से राजा के पास पहुंच गया और कहने लगा, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। उसने पूछा, महाराज क्या मैं एक बात पूछ सकता हूँ आपसे? तब महाराज ने बोला, पूछो पूछो, क्या है? महाराज, वो जो हंस है ना, क्या वो सरोवर के मालिक बन गए हैं? महाराज ने कहा, नहीं, उस सरोवर का मालिक तो मैं हूँ। तो पक्षी ने कहा, नहीं, वो तो ऐसा कह रहे हैं कि ये सरोवर के मालिक हम हैं, यहाँ कोई नहीं आ सकता, राजा भी कुछ नहीं कर सकता। हाँ, और उन्होंने तो मुझे भी यहाँ से भगा दिया। तो राजा और क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, ऐसा कहा उन्होंने? मुझे थोड़े स्वर्ण के पंख देके वो इतना सिर चढ़ जाएंगे, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगा था। सैनिकों, जाओ और जाके उनको मार डालो। सैनिकों ने कहा, ठीक है महाराज, आपका आज्ञा सर आंखों पर। वो जल्दी जल्दी तलवार लेके भागने लगे। तभी एक हंस ने देख लिया और सरदार को बता दिया, सरदार, कई सारे सैनिक आ रहे हैं। हंसों के सरदार ने कहा, पक्का ही वो पक्षी ने राजा से शिकायत कर दी होगी। चलो, अब हम यहाँ रहेंगे तो जरूर ही मर जाएंगे। चलो यहाँ से जल्दी उड़ जाते हैं। तो सारे हंस वहां से उड़ गए। और जब सैनिक आए तो उन्हें कोई नहीं दिखा। तो वो घटना के बाद से वहाँ हंस कभी नहीं आए। अब राजा को हंसों की बहुत याद आती थी, क्योंकि अब तो उसका स्वर्ण भंडार भी कम होने लगा, क्योंकि अब उसको स्वर्ण के पंख भी तो नहीं मिलते थे। उसको अब बहुत याद आने लगी। देखा, उसने अब दुष्ट का साथ दिया, इसलिए उसको कितना पछताना पड़ रहा है। इसलिए इस कहानी का नाम है नासमझ राजा। तो मुझे पता है आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। मुझे तो यह कहानी जब मैंने पढ़ी तो मुझे बहुत मज़ा आया। इसमें प्रेरणा भी है, मज़ेदार भी है, इसलिए मैंने सोचा चलो आपको भी बता दूं। इस मंच पे मुझे मौका देने के लिए मैं डॉक्टर ऋषि अंकल का फिर से तहे दिल से धन्यवाद कहती हूँ। मैं फिर से आती रहूँगी नई कहानी और अच्छी कविताओं के साथ। आप फिर से मुझसे मिलने आएंगे ना? और मैं आप सबको भी धन्यवाद देती हूँ जो मुझे देखने अपना मूल्यवान समय देने आए। धन्यवाद।